हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरमन लेक्चरर। ये वीडियो क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग सामाजिक विज्ञान के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड परीक्षा में 100% पूछा जाएगा। जैसा कि आप पेपर में देख सकते हो, यहाँ जैसे खंड का में आपके 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, 6 बहुविकल्पीय प्रश्न आप लोग देख सकते हो यहाँ। और आप लोगों का जो खंड खा होता है, खंड खा, ठीक है, यहाँ आप लोगों का जो खंड खा है इसमें भी आपके 6 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, यानी कि 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। यानी कि आज आप लोगों का 12 नंबर, ठीक है, 12 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। आज हम लोग जितने भी आपके महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न हैं सिर्फ एक वीडियो में देखने वाले हैं। हम लोग सामाजिक विज्ञान में 90% लाएंगे, क्योंकि आप लोग जितना मैं वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं उन सारे वीडियोज को देखो। इस वीडियो से आप लोगों का जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न है सारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो पहला प्रश्न आप लोग देखो, बोर्ड एग्जाम के लिए सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वही मैं आप लोगों को बता रहा हूं। पहला प्रश्न कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ वह है, जो राष्ट्रवाद है उसका प्रारंभ किस देश से हुआ? ऑप्शन नंबर का है जर्मनी, खा है इटली, गा है फ्रांस एंड घा है इंग्लैंड। तो जो राष्ट्रवाद है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका प्रारंभ जो है ना वो फ्रांस से हुआ था। याद रखना किस देश से हुआ है, फ्रांस से, ठीक है। ये पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा जितना मैं आप लोगों को क्वेश्चन बताने वाला हूं। ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम में रिकॉर्ड तोड़ चुका है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। लिखा क्या है कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि जर्मनी का एकीकरण, जो जर्मनी का एकीकरण का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है, ठीक है। जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था उसका श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है? ऑप्शन नंबर का है ऑटो वन बिस्मार्क को, खा है हिटलर को, गा है आपका विलियम प्रथम एंड घा है मैथ्सनी, ठीक है। तो जर्मनी का एकीकरण हुआ था। अब जर्मनी का एकीकरण और इटली का एकीकरण, इन दोनों को मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, ठीक है। अब यहां आपको यह बताना है कि जर्मनी का एकीकरण का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है। तो किसे दिया जाता है? ऑटो वन बिस्मार्क को, ठीक है। ऑटो वन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक माना जाता है, इसलिए आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखो, क्वेश्चन नंबर 3। जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है। यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 है कि करो या मरो का नारा किसका था? करो या मरो का नारा किसने दिया था? ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर का हमारे पास है सुभाष चंद्र बोस, खा है चंद्रशेखर आजाद, गा है भगत सिंह एंड घा हमारे पास ऑप्शन है महात्मा गांधी। तो करो या मरो का नारा किसने दिया था? सभी को पता होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो करो या मरो का नारा किसका था? महात्मा गांधी जी का था। किसका था? महात्मा गांधी जी का। याद रखना ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सारे क्वेश्चंस को आपको बिल्कुल कंप्लीट करके ही बोर्ड एग्जाम में पेपर देने जाना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखो, क्वेश्चन नंबर 4। यहां आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछ रहा है कि असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? जो असहयोग आंदोलन हुआ था उसका मुख्य कारण क्या था, ठीक है, मेन रीजन। तो का ऑप्शन हमारा रॉलेट एक्ट, खा है हमारे पास प्रथम विश्व युद्ध, गा है आपका खिलाफत आंदोलन एंड घा है द्वितीय विश्व युद्ध। तो जो आप लोगों का असहयोग आंदोलन है उसका मुख्य कारण क्या था? उसका मुख्य कारण था आप लोगों का खिलाफत आंदोलन। याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन। तो ये हमारा खिलाफत आंदोलन हो गया। ये हमारा कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 4। ऐसे हमारे बहुत सारे क्वेश्चन हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 100% बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत करके आप लोगों को ये सारा क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। बहुत ज्यादा इसको ढूंढा गया है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का आपका मुख्यालय कहां पर स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर का है वाशिंगटन, ठीक है, वाशिंगटन में है। या फिर आपके पास खा ऑप्शन है जिनेवा एंड गा है न्यूयॉर्क एंड घा है ऑस्ट्रिया। तो आपको यह बताना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय इन चारों में से कहां पर स्थित है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है न्यूयॉर्क, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन आप बिल्कुल माइंड में रट लो, याद कर डालो, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए पूरे सामाजिक विज्ञान में जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न है सारा इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आप लोग फोकस करो। लिखा हुआ अनुबंध व्यवस्था, जो अनुबंध व्यवस्था को और किस नाम से जाना जाता है? जो अनुबंध व्यवस्था है उसको किस और नाम से जाना जाता है? का ऑप्शन है आपका आपसी समझौता, खा है गुलाम प्रथा, गा है सशस्त्र प्रथा एंड घा है नई दास प्रथा। तो अनुबंध व्यवस्था को और किस नाम से जाना जाता है? जल्दी से आप लोग सोचकर बताओ। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी है, ठीक है। तो इसका आप लोगों का जो सही आंसर होगा वो है नई दास प्रथा। किस नाम से जाना जाता है? नई दास प्रथा के नाम से
याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितना मैं आपको बता रहा हूं सारा याद ही रखना है आप लोगों को। इन सारे क्वेश्चंस को बिल्कुल याद करके ही पेपर देने जाना है। आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन अजैवीय संसाधन है? निम्न में से कौन आपका अजैवीय संसाधन है? ठीक है, एक होता है जैवीय संसाधन, एक होता है अजैवीय संसाधन। जैवीय संसाधन जिसमें जीवन होता है, जिसमें जीवन यापन होता है, जिसमें जीव होते हैं, जीव मंडल में होते हैं। और आपका जो अजैवीय संसाधन होता है वो निर्जीव होते हैं। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते हैं। तो आपके पास ऑप्शन नंबर का है चट्टाने, खा है पशु, गा है आपका पौधे एंड गा है मछलियां। तो इसमें से बताओ कि निर्जीव क्या है? इन चारों ऑप्शंस में से निर्जीव क्या है? वही आपका अजैवीय संसाधन हो जाएगा। तो आपका इसमें चट्टाने हैं, क्या है? निर्जीव है, तो ये आपका हो जाएगा अजैवीय संसाधन। ठीक है, आसानी से याद हो गया होगा। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 पर आप लोग फोकस करो कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? जो पंजाब है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन नंबर का है गहन खेती, खा है वन उन्मूलन, गा है अधिक सिंचाई एंड घा है अति पशुचारण। तो पंजाब में आपको बताना है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण। तो पंजाब में जो भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है वो है अधिक सिंचाई। ठीक है, अधिक सिंचाई के कारण भूमि निम्नीकरण होता है पंजाब में। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर आप लोग फोकस करो। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछ रहा है कि कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? अगर कपास की खेती करना है तो उसके लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? जितना मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं वो टॉप क्वेश्चन है, मतलब 100% वाले क्वेश्चन है कि बोर्ड एग्जाम में यहां से आएंगे। क्योंकि जितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बहुविकल्पीय हैं पूरा इसी वीडियो में मैंने लिया है और इससे बाहर नहीं आएगा, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो आपके पास ऑप्शन नंबर का है काली खेती, काली मृदा, काली मृदा है, खा है जलोढ़ मृदा, गा है लाल मृदा एंड घा है लेटराइट मृदा। तो कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा सबसे ज्यादा उपयुक्त है, सबसे ज्यादा अच्छी है? तो कपास खेती देखो, का से कपास, का से काली मृदा, तो काली मृदा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद हो गया ना, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, जिंदगी भर याद रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। यहां से आपका क्वेश्चन नंबर 9 तक बिल्कुल कंप्लीट हो गया होगा, सभी को याद भी हो गया होगा। अगला देखो यहां क्वेश्चन नंबर 10 समझना। चिपको आंदोलन संबंधित है, एक आंदोलन चला था चिपको आंदोलन। अगला हमारा यहां ऑप्शन है का मृदा संरक्षण से, खा है वन संरक्षण से, गा है जल संरक्षण से एंड घा है वायु संरक्षण से। देखो चिपको आंदोलन का थोड़ा सा आप लोग समझना, जैसे पहले क्या होता ना कि पेड़ पौधों को मतलब जो पेड़ है उनको काटा जाता था, तो उनको रोकने के लिए लोग पेड़ से चिपक जाते थे कि इसको मत काटो। क्योंकि भाई देखो पेड़ लगाना चाहिए, काटना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे आप लोगों को बहुत ज्यादा चीजें मिलती है, ऑक्सीजन मिलता है और सारे जो मतलब चीजें मिलती हैं, बहुत सारी चीजें। तो इसलिए इससे आपका वन संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वन संरक्षण से। याद हो गया, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 11 पर आप लोग फोकस करो, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछ रहा है कि टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? टिहरी बांध परियोजना याद कर लो, टिहरी बांध परियोजना मानचित्र में भी आता है, तो आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसा भी पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका देख लो, आपके पास ऑप्शन नंबर का है आपका पंजाब। ठीक है, पंजाब है, खा है आपके पास, खा है गुजरात, गा है उत्तराखंड एंड घा है मध्य प्रदेश। तो टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? जल्दी से आप लोग बताओ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। कहां स्थित है? उत्तराखंड में। तो टिहरी बांध परियोजना उत्तराखंड में स्थित है, बिल्कुल याद कर लो, बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 तक हो गया, कोई दिक्कत नहीं, पूरा आपको समझ में आ भी गया होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट ये सारे क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अगर एक बार में ना समझ में आए, आप दोबारा वीडियो को देखो, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम नजदीक है, इसको आप नोट मत बनाओ, आप लोग इसको दोबारा देखो वीडियो को। ठीक है, ताकि आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ जाए, और जो मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करूं उसको भी आप फटाक से पढ़ते रहो, मतलब लगातार पढ़ते रहो, क्योंकि आपकी बोर्ड एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक है। तो यहां से आपको क्वेश्चन नंबर 11 तक बिल्कुल समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पर देखो, आपका 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे रबी की फसल, खरीफ की फसल, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं बोर्ड एग्जाम में। तो यहां देखो क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से कौन सी रबी फसल है? मतलब इनमें से आपको बताना है कौन सी रबी फसल है। ठीक है, इन चारों ऑप्शंस में से का ऑप्शन है चावल, खा है आपका चना या फिर काला चना, गा है आपका मोटे अनाज या घा है कपास। तो इसमें से आपको यह बताना है कि इनमें से कौन सी रबी फसल है। तो रबी फसल और खरीफ फसल मैंने आप लोगों को दोनों चीजें पढ़ाई थी। ठीक है, और आप लोगों को दोनों याद भी होगा, अभी आपको समझ में आएगा। देखो ध्यान से समझना, जैसे आप लोगों का यहाँ जो है ना, यहाँ का चना या फिर काला चना क्या है? रबी फसल है।
अब इसी क्वेश्चन को ध्यान से समझना, थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं, इसी क्वेश्चन को देखो, फिर यही क्वेश्चन में पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है, रबी की फसल है। अब इसमें काला चना वाला ऑप्शन नहीं है, तो अगर आप लोग एक ही चीज याद करोगे, रबी की फसल में एक ही चीज याद करोगे, चना या फिर काला चना, तो आप कैसे फिर से बता पाओगे? अगर क्वेश्चन इस टाइप से आ गया, का धान, खा बाजरा, गा गेहूं, घा मक्का, तो अब आप इसमें कैसे बताओगे भाई कि इसमें से कौन सी रबी फसल है? तो इसीलिए मैंने आपको यह बताया है कि चार रबी और 4 खरीफ फसलों का नाम याद रखना। पहले मैं आपको बता देता हूं, देखो सबसे पहले मैं आपको रबी फसल बताता हूं, ठीक है, ध्यान से समझना, मैं आपको फिर से बताऊंगा। ये आपका रबी फसल में जैसे आपका कौन कौन सा है, रबी फसल में आप लोगों का है जैसे गेहूं, ठीक है, गेहूं आप लोगों का रबी फसल है। एंड आप लोगों का जौ है, मटर है, चना है, क्या है, जौ है, मटर है, ठीक है, चना है, ये सारे क्या है, ध्यान से समझना, ये सारे आपके रबी फसल हैं। अब खरीफ फसल में आप लोगों का क्या आता है, मैं आपको बता देता हूं, ध्यान रखना। खरीफ फसल में जैसे आपका चावल आता है, चावल, ठीक है, मक्का आता है, मक्का, ज्वार आता है, ये सारे। अब इसमें बताओ कौन सी आप लोगों का एक रबी की फसल है। अब इसमें बच्चा बैठी यहाँ गेहूं, जौ, मटर, चना, इसमें चना वाला ऑप्शन था तो आपने चना पर मार दिया। अब इसमें कौन सा ऑप्शन है, गेहूं, तो गेहूं पर आप लोग मार दो। मतलब अगर आप 4 याद कर लोगे ना तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना आप तुरंत कर दोगे, ठीक है, ऐसा याद करो। ऐसा नहीं कि मैं आपको जो बता रहा हूं उसी को बिल्कुल याद कर लो, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो यार। अगर कुछ भी और पूछ ले, अगर जौ इसमें ऑप्शन दे देता, गेहूं नहीं देता, जौ दे देता, मटर दे देता, तो आपको पता है ना कि 4 हमें पता है भाई ये वाला, तो आप तुरंत सही मारोगे। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इसको रटो मत, इसका कॉन्सेप्ट समझो, मतलब रबी की फसल, खरीफ की फसल, इन सारी को आप समझो, ठीक है। अगर आप चैप्टर पढ़ेंगे ना, चैप्टर जब आप पढ़े होंगे तो आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। चैप्टर को जो नहीं पढ़े स्टूडेंट, वो आप लोग सीधा इसको याद कर लेना, जैसा बता रहा हूं। सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है? का ऑप्शन है अधिकतम सहायता मूल्य, खा है न्यूनतम सहायता मूल्य, गा है मध्यम सहायता मूल्य और घा है प्रभावी सहायता मूल्य। अब आप लोग क्या सोच रहे होंगे, आखिर कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें आप लोगों का दिमाग दौड़ रहा होगा, तो इसमें आप लोग याद रखना, देखो इसमें आपका न्यूनतम सहायता मूल्य, देखो बहुत ज्यादा, बहुत अधिकतम मतलब नहीं करता है ना, बहुत ज्यादा मध्यम, मतलब न्यूनतम करता है कि सभी किसान को मिले और सभी के लिए अच्छा रहे, ठीक है, फसलों के लिए। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर आपका 14। क्वेश्चन नंबर 15 समझो कि झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? यार ये तो आपका मॉडल पेपर में भी पूछा गया है, मतलब कई सारे प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं पेपर में, तो आप लोग इसको 3 स्टार वाला प्रश्न समझ लेना, मतलब बिल्कुल आप लोग कंठस्थ कर लो, ठीक है, याद ही कर लो कि झारखंड में स्थित जो कोडरमा है निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक माना जाता है? आप लोग बताओ फटाक से कौन सा ऑप्शन सही होगा। का आपके पास है बॉक्साइट, खा है लौह अयस्क, गा है अर्धरक, घा है तांबा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है 15 वाले क्वेश्चन का, ठीक है, इसका आपका ऑप्शन सही है अर्धरक। क्या सही है? अर्धरक बिल्कुल राइट आंसर है। ध्यान रखना ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट ही करके जाना बोर्ड एग्जाम में, ओके, ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 पर देखो, भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहां पर स्थित है? भारत में जो पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र है वो कहां पर स्थित है? ऑप्शन नंबर का है उत्तराखंड, खा है तमिलनाडु, गा है हिमाचल प्रदेश एंड घा है आपके पास कौन सा ऑप्शन है? राजस्थान। तो भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र इन चारों में से कहां स्थित है? आप लोग देखो, इसमें आप लोगों का जो विशाल केंद्र है वो आप लोगों का तमिलनाडु में स्थित है। कहां स्थित है? तमिलनाडु में। बिल्कुल याद कर लो, बोर्ड एग्जाम के लिए सारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में इसको याद करके ही जाना है, क्योंकि आप लोगों के लिए बिल्कुल सामाजिक विज्ञान का टॉपर आप लोग ही रहोगे जो हमारा वीडियो लगातार देखोगे, जो मैं आपको बताने वाला हूं। लॉन्ग क्वेश्चन, लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, बहुविकल्पीय, सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। मानचित्र संबंधित प्रश्न, 1 शॉर्ट वीडियो, ठीक है, सारी चीजें। क्वेश्चन नंबर आपका 17 देखो, निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वाहनतर हानियों तथा देरी से घटता है? का आपका है रेल परिवहन, खा है आपका सड़क परिवहन, गा है पाइप परिवहन, जा है आपका घा है जल परिवहन। तो ध्यान रखना पाइप परिवहन जो है ये बिल्कुल सही है, ठीक है। ये आप लोगों का जो है ना कौन सा साधन वाहनतर हानियों तथा देरी से घटता है, तो पाइप परिवहन जो है बिल्कुल राइट आंसर है। तो यहाँ आपको 17 नंबर क्वेश्चन तक कोई दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल समझ में आ गया होगा, कोई भी पूछे आप फटाक से बताओगे, ठीक है। तो यहां तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया 17 नंबर क्वेश्चन तक। अब चलो अब हम लोग अगला भी क्वेश्चन देखेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 18 पर आप लोग फोकस करो, यहां से क्वेश्चन नंबर 18 पर, ठीक है, यानी कि 18 वाली पर, ठीक है। आपका निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है? निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है? भारत में पूछा जा रहा है, सभी को पता होगा क्योंकि मैंने कई बार पढ़ाया है, एक बार नहीं कम से कम 10 बार पढ़ा चुका हूं, ठीक है। आपके पास ऑप्शन नंबर का है पाइप
लाइन एंड खा है रेल परिवहन, गा है सड़क परिवहन, घा है वायु परिवहन। देखो भारत जो है ना एक सड़कों का जाल है, इसमें बहुत सारे सड़कें हैं। और हाँ एक बात याद रखना, जैसे आप अपने माइंड से लगाओ कि अगर आपको कहीं जाना है तो आप किसके द्वारा जाओगे, वायु परिवहन हेलीकॉप्टर से जाओगे या फिर पाइप द्वारा जाओगे या फिर रेल परिवहन द्वारा जाओगे। देखो रेल परिवहन के द्वारा जाओगे, ठीक है, जाते भी होंगे, बहुत सारे लोग गए भी होंगे और वायु परिवहन के द्वारा भी गए होंगे, लेकिन ज्यादा उपयोग किसका किया जाता है, किसका, सड़क का। तो सड़क परिवहन राइट है, ठीक है। कुछ लाना है तो सड़क के द्वारा, कहीं जाना है छोटे मोटे काम करने के लिए सड़क के द्वारा, तो ये बिल्कुल राइट है भारत में। क्वेश्चन नंबर 19 पर आप लोग फोकस करो। इनमें से कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है जो अंतः स्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पत्तन तथा पूर्ण सुरक्षित है। का ऑप्शन है चेन्नई, खा है आपका पारादीप एंड गा है आपका तूतीकोरिन एंड घा है आपका विशाखापट्टनम। तो आप लोग बताओ यहाँ आपका कौन सा ऑप्शन सही है। देखो आपको ये देखो, सबसे पहले पूछ क्या कह रहा कि पत्तन, वह कौन सा पत्तन है जो पूर्वी तट पर स्थित है। अब जो पूर्वी तट पर स्थित है वो कौन सा है, वो आपका विशाखापट्टनम है, ये आप लोग याद रखना। तो ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहां तक आपको बिल्कुल सही से समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 19 तक कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 समझो कि बेल्जियम में किस प्रकार की सरकार है। बेल्जियम में किस प्रकार की सरकार है। आपका ऑप्शन नंबर का है सामूहिक सरकार, खा है सामुदायिक सरकार एंड गा है राजतंत्र एंड घा है एक पक्षीय सरकार। देखो बेल्जियम की बात की जा रही ना, तो बेल्जियम में किस प्रकार की सरकार है, इन चारों में से देखो तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सामुदायिक सरकार। कौन सी है, सामुदायिक सरकार। तो ये आप लोग बिल्कुल सही लगा लो क्योंकि ये आपका राइट आंसर है सामुदायिक सरकार, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 तक हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 21 पर आप लोग फोकस करो कि संविधान में उल्लिखित 3 सूचियों में से निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है। समवर्ती सूची मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, उनके 4 विषय भी बताए हैं, समवर्ती सूची के 4 विषय भी बताए हैं। अब अगर आपको नहीं याद है, आप हमसे नहीं पढ़े हो, तो भाई आप खुद से पढ़े होंगे, बुक से पढ़े होंगे, स्कूल में पढ़े होंगे, ठीक है। अगर आप नहीं पढ़े तो इसका मतलब आप अच्छे से नहीं पढ़ाई किए हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर का है शिक्षा, खा है पुलिस, गा है कृषि एंड घा है आपका रक्षा। तो इसमें से शिक्षा जो है ना, शिक्षा समवर्ती सूची का एक विषय है, ठीक है, शिक्षा याद रखना। ओके, समझ में आया यहां तक 21 क्वेश्चन तक कोई दिक्कत नहीं होगा सभी को। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है। इनमें से कौन सा संघीय राज्य नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर का है मणिपुर, खा है हिमाचल प्रदेश, गा है आपका अरुणाचल प्रदेश, घा है दिल्ली। तो इसमें से आपको यह बताना है कि इन चारों में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है। देखो संघीय राज्य का मतलब क्या होता है, जिसका एक राज्य हो। जैसे आपका दिल्ली क्या है, दिल्ली एक सिटी है ना कि एक राज्य है, क्या है, एक सिटी है। तो इसलिए आपका क्या है, एक संघीय राज्य नहीं है। दिल्ली क्या है, एक शहर है, ठीक है। तो यहां से आपको 22 क्वेश्चन तक बिल्कुल समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, चलो हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 पर फोकस करो। लिखा हुआ है भारत में यहां औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। भारत में यहां औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था इन चारों में से कहां है। का है लोकसभा, खा है विधानसभा, गा है मंत्रिमंडल, घा है आपका पंचायती राज संस्थाएं। तो आप लोगों को यह बताना है भारत में जो औरतें होती हैं, औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहां है। औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था आपका पंचायती राज संस्थाओं में है। कहां है, पंचायती राज संस्थाओं में। ओके, तो ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 23 तक। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित देशों में से किस देश का मानव विकास सूचांक 2016 के अनुसार भारत से अधिक ऊंचा स्थान है। का ऑप्शन है श्रीलंका, खा है आपका पाकिस्तान, गा है बांग्लादेश एंड घा है आपका नेपाल। तो इन चारों में से कौन सा है, तो इन चारों में से आपका श्रीलंका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, श्रीलंका का है। ओके, समझ में आ गया, श्रीलंका आपका राइट है। अगला देखो, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है लेकिन बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किसे औसत आय भी कहा जाता है। औसत आय, औसत आय का मतलब एक दूसरा नाम और है। ऑप्शन नंबर का है कुल आय, खा है राष्ट्रीय आय, गा है प्रति व्यक्ति आय एंड घा है ये सभी। देखो जो आपका औसत आय का मतलब होता है प्रति व्यक्ति आय, एक एक व्यक्तियों का आय, वही आपका होता है औसत आय। तो यहाँ प्रति व्यक्ति आय आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, ये हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है जो कि आपको बिल्कुल समझ में आ ही गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आपका 25 यानी कि 26 नंबर क्वेश्चन देखो, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन कहा जाता है। प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन मतलब उसका अधिकता उत्पादन है वो प्राकृतिक प्रक्रिया से हो। का आपके पास है प्राथमिक, खा है द्वितीयक, गा है तृतीयक एंड घा है सूचना प्रौद्योगिकी।
क्या है? सूचना प्रौद्योगिकी। तो यहां से आपका कौन सा ऑप्शन सही है? आपका सही क्या होगा? आपका देखो ध्यान रखना, प्रा से क्या है? प्राकृतिक, प्रा से प्राकृतिक और प्रा से क्या होता है? प्रथम, प्राथमिक। तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिक बनाया करो यार माइंड में। आप लोग भी यार बच्चे हो अच्छे, मतलब आप लोग अपने से कुछ ऐसा ट्रिक बनाया करो कि आपको हमेशा याद रहे। ठीक है, ये आप लोग सोचा करो, थोड़ा ट्रिक बन जाएगा तो आपको जिंदगी भर याद रहेगा। तो ये आपका प्राथमिक यानी कि प्राकृतिक सही है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 27 लिखा हुआ है निम्नलिखित में से उत्पादन का साधन है। उत्पादन का साधन क्या है इनमें से? का है पूंजी, खा है लाभ, गा है सेवाएं, घा है कर। अब आप लोग ये बताओ कि इनमें से उत्पादन का साधन क्या है जिसके द्वारा हम उत्पादन कर सकते हैं, जो हमारे पास हो तो हम उत्पादन कर सकते हैं। इन चारों में से बताओ आप लोग, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इन चारों में से आपका सही क्या होगा? अगर आपके पास पूंजी है तो आप उत्पादन कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, आपके पास पूंजी होना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे लोग कहते हैं मैं तो बहुत बड़ा कारोबार कर लूं लेकिन हमारे पास पूंजी नहीं है। ठीक है, तो पूंजी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखो, यहां अगला वाला क्वेश्चन आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझना क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो 28 नंबर कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का है 1982, खा है 1984, गा है 1985, घा है 1986। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आप लोगों का है 1986। ठीक है, 1986 आप लोगों का राइट आंसर है। तो ये है हमारा आज का सामाजिक विज्ञान के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों के बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। तो इन सारे क्वेश्चंस को आप बिल्कुल याद करके ही जाना। इसके बाद आप लोगों के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय सारा बताने वाला हूं। केवल आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ क्योंकि आप लोगों के लिए लगातार सामाजिक विज्ञान की तैयारी कराने वाला हूं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो ताकि वो भी यार पढ़ ले इस चैनल से। ठीक है, जितनी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, जितना ऑब्जेक्टिव बताया इनको याद कर लेना। अगर आप और भी याद कर लेते हो तो आपके लिए और भी अच्छा है। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सामाजिक विज्ञान की वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।